हेलो फ्रेंड्स। आज हम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के चैप्टर सेकंड में से आर्टिकल 79, 80, 81, 82 एंड 83 के बारे में बात करेंगे। बेसिकली चैप्टर 2 पार्लियामेंट संसद के बारे में बात करता है। जो इसका आर्टिकल 79 है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट है उसकी संरचना क्या है, संसद है क्या। तो इसमें कहा कि जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीन को मिला करके कहा जाता है। इसमें राज्यसभा को अपर हाउस या काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, और जो लोकसभा है वो लोअर हाउस और हाउस ऑफ पीपल के नाम से जानते हैं। अब इसमें ये बात हो गई आर्टिकल 79 की। अब आर्टिकल 80 कहता है राज्यसभा के बारे में। आर्टिकल 80 कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। जो राज्यसभा है वह किससे मिलकर के बनी होती है? तो जो राज्यसभा है उसमें 20 जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, जो लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विसेज में स्पेशल योग्यता रखते हैं, स्पेशल नॉलेज रखते हैं, भारत के क्षेत्र के रहने वाले। उनमें से 20 लोगों को प्रेसिडेंट रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करता है। अब इसमें से 238 इसमें से 238 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से मिलकर के बने होते हैं। जो स्टेट है वो इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स। जो 238 में से स्टेट के मेंबर होते हैं वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा चुने जाते हैं। उनमें से प्रति जो हमारी जनसंख्या है और स्टेट है, स्टेट से जो सेलेक्ट होकर के आते हैं उनमें से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा चुने जाते हैं। और जो 238 में से यूनियन टेरिटरीज के होते हैं वो जैसा हमारा पार्लियामेंट चूजन इन सच मेंबर एज पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइडेड। जो पार्लियामेंट नियम बनाती है उस नियम के अनुसार यूनियन टेरिटरीज से रेस्ट जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो चुने जाते हैं। इसमें कहा गया कि जो राज्यसभा है, जो लोअर हाउस है, उसमें मैक्सिमम 258 मेंबर रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, 20 जो प्रेसिडेंट ने किया और 238 जो हमारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से मिल करके आए। प्रेजेंट टाइम में 245 रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में है। इसके बाद ये हो गया आर्टिकल 80 का। अब आर्टिकल 81 कहता है कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। जैसे अभी हमने राज्यसभा कितने लोग और कौन कौन से तरीके से होंगे, अब उसी तरीके से लोकसभा की बात हो रही है कि कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। जो लोकसभा है वो आर्टिकल 81 में कहा गया किससे मिलकर के बनेगी। तो जो लोकसभा है उसमें से 20 रिप्रेजेंटेटिव वो होते हैं जो पार्लियामेंट नियम बनाती है उस नियम से वो अपॉइंट होते हैं, और 2 हमारे कौन होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं। 2 हमारे एंग्लो इंडियन अपॉइंट किए जाते हैं। रेस्ट इसमें 530 जो है वो पीपल ऑफ इंडिया बाय डायरेक्ट इलेक्शन, भारत के क्षेत्रों से, स्टेट से
विभिन्न क्षेत्रों से जो भारत की जनता के द्वारा संसद चुने जाते हैं वो हमारे 530 होंगे। तो इसमें कुल मिलाकर के संख्या कही गई कि 552 होने चाहिए, 552 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। प्रेजेंट टाइम में 545 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इसमें लोकसभा मेंबर हैं। लोकसभा को हम लोअर हाउस या हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। हाउस ऑफ पीपल इसलिए कहते हैं कि ये जो हमारे भारत के क्षेत्र से भारत के लोगों द्वारा डायरेक्ट चुने जाते जो हमारे संसद हैं, इसलिए उनको हम हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। अब ये बात हो गई आर्टिकल 81 की। आर्टिकल 82 कहता है कि अब ये जैसा भी इसमें कहा कि लोकसभा में 552 होने चाहिए, प्रेजेंट टाइम में 545 है, तो वैसे इसमें कहा गया कि इनकी संख्या कैसे हो जाए, कैसे बढ़ेगी घटेगी। उसमें 82 में कहा कि रीएडजस्टमेंट आफ्टर द सेंसस, जो जनसंख्या की गणना है वह की जाएगी और उसके बाद इनका रीएडजस्टमेंट किया जाएगा, फिर से इनकी संख्या में संशोधन किया जाएगा। किसके अनुसार? एलोकेशन ऑफ सीट्स, और दूसरा कहा डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशंस। मतलब क्षेत्रों को बांट करके, क्षेत्रों के घनत्व में आबादी को बांट करके और उनकी सीटें निर्धारित करके। तो ये कब हो गया? पहली बार जैसे 1971 में जनगणना हुई, उसके बाद में इनका जो इनका सीटों का जो रखा गया वो हमारा एडजस्टमेंट किया गया। उसके बाद 2001 में या उसके बाद में जो जनगणना हुई उसके अनुसार रखा गया। अब 2026 के बाद 2026 या 27 में जो जनगणना होगी, उस जनगणना पर जब प्रेसिडेंट अपनी मुहर लगा देगा, अपना सिग्नेचर कर देगा, उसके अनुसार इन सीटों का रीएडजस्टमेंट फिर से होगा। कब? 2026 के बाद जब जनगणना होगी। और तब तक के लिए कहा गया कि उसके पहले वाली ही जनगणना जो हुई है उसके अनुसार ही सीटों को माना जाएगा। जैसे आज हम 2001 की सीटों की जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ एरिया के हिसाब से उसके अनुसार मान रहे हैं, उसके पहले 1971। अब हम जो इनमें चेंजिंग होगी वो कब होगी? 2026 के बाद जो जनगणना होगी उसके अनुसार इनका जो एडजस्टमेंट होगा सीटों का वो किया जाएगा। अब बात आती 83 की। आर्टिकल 83 ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट की बात करता है। जो पार्लियामेंट है उनका टाइम पीरियड क्या होगा। जैसे प्रेसिडेंट वाला हम पहले डिस्कस कर चुके, तो अब पार्लियामेंट में तीन चीजें हैं, प्रेसिडेंट है, राज्यसभा है और लोकसभा है। तो अभी राज्यसभा की बात कर दी, लोकसभा की बात कर दी, अब राज्यसभा और लोकसभा के टाइम पीरियड की बात करते हैं कि इसका टाइम पीरियड क्या है। तो वो आर्टिकल 83 में दिया गया है। आर्टिकल 83 में कहा गया जो राज्यसभा है, राज्यसभा नॉट डिसोल्यूशन, इसका विघटन नहीं हो सकता। मतलब राज्यसभा को समाप्त नहीं किया जा सकता, इसका विघटन नहीं हो सकता। इसमें क्या हो गया कि हर 2 साल के बाद में 1/3 जो उसमें सदस्य हैं, जो उसमें रिप्रेजेंटेटिव मेंबर हैं, वो रिटायर होते हैं। हर दूसरे साल के अंत में 1/3 जो रिप्रेजेंटेटिव जो मेंबर हैं वो रिटायर होते हैं और उनका कार्यकाल कितना होता है? मैक्सिमम 6 ईयर्स का, 6 ईयर उनका कार्यकाल होता है। इसके बाद में जो लोकसभा है, लोकसभा का क्या होता है कि अगर लोकसभा का कार्यकाल कितना साल का होगा? 5 साल के लिए होगा और ये डिसोल्यूशन 5 साल के बाद होता है। लेकिन अगर कोई पहले ही कोई प्रॉब्लम आ गई, सपोज करते हैं कि बहुमत घट गया या और कोई प्रॉब्लम हुई, तो पहले उसको विघटन मतलब डिसोल्यूशन करके उसका इलेक्शन कराया जा सकता है। नहीं तो ये 5 साल के लिए
ये चलेगी। और अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो ये मैक्सिमम 1 साल के लिए ही एक्सटेंड की जा सकती है, जिसमें 6 महीना एक्सटेंड होकर और फिर चुनाव का प्रोसेस आ जाएगा। तो इसमें कहा गया कि मैक्सिमम 5 इयर्स, और अगर कोई इमरजेंसी आई तो 1 ईयर एक्सटेंड, और अगर पहले बहुमत कम हो गया या और कोई प्रॉब्लम हुई तो 5 साल के पहले उसका रेजोल्यूशन होगा और री इलेक्शन होंगे। तो ये बात 83 की कहा। तो अभी जो पार्लियामेंट की बात आई चैप्टर 2 में, उसमें आर्टिकल 79, आर्टिकल 80, आर्टिकल 81, आर्टिकल 82 और आर्टिकल 83 के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब आर्टिकल 84 जो इनकी क्वालिफिकेशंस की बात करता है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।